Students, good morning. Today I am taking a revision of inverse trigonometry with all of you. ठीक है, तो अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत करें तो इन्वर्स का मतलब क्या होता है। मतलब अगर आपके पास साइन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स लिखा है, थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स, इसको कहते हैं इन्वर्स फंक्शन। मतलब ये जो साइन फंक्शन है वो यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ जाता है और इस फॉर्मेट में लिखा जाता है, इसको कहते हैं कि इन्वर्स फंक्शन। हाँ, इसको इससे मत कंफ्यूज कर देना कि अगर कभी ये जो साइन इन्वर्स एक्स है इसका ये मतलब नहीं होता। हाँ, दिस इज नॉट इक्वल टू साइन एक्स का इन्वर्स, मतलब 1/sin x, इसका ये मतलब नहीं होता है, ये ध्यान रखना। ये तो खैर समझने की बात है, कोई आपसे पूछने नहीं वाला, लेकिन साइन इनवर्स एक्स एक अलग ही फंक्शन है, एक अलग ही मैथ्स में, ट्रिग्नोमेट्री में एक अलग ही ये ब्रांच चलती है। और कैसे निकाला जाता है, थीटा और साइन को सेपरेट कर दिया जाता है। ये जो थीटा है और ये साइन है ये सेपरेट हो जाता है और साइन इनवर्स एक्स यहाँ पे आ जाता है। मतलब एक इसका छोटा सा एग्जांपल अगर लेकर बताऊँ तो साइन 60 डिग्री √3/2 रहता है। मतलब अगर मेरे पास किसी ने ऐसा निकाल के दे दिया साइन इनवर्स ऑफ √3/2, तो इसको मैं पढ़ूंगा कैसे। आप इसको बोलोगे कि साइन फंक्शन में √3/2 कब आता है, इसको आप समझ कैसे सकते हो। साइन फंक्शन में √3/2 कब आता है, तो √3/2 कब आता है, ये वैल्यू हमारी आती है 60 डिग्री पे, है ना। तो हमारा थीटा का आंसर आ जाएगा 60 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो रहता है ये आपको किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल को फाइंड करने में मदद करता है। इसका यूज़ क्या है, मतलब अगर आपसे पूछा किसी ने भाई इसका यूज़ क्या कर रहे हो आप, इसके मतलब इसका ये यूज़ रहता है कि अगर मुझे किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू मालूम है, अगर मुझे किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू मालूम है तो मैं उस वैल्यू को यूज़ करके उसका एंगल बैकवर्ड्स ट्रेस कर सकता हूँ, उसका एंगल बैकवर्ड्स ट्रेस कर सकता हूँ ऐसे फॉर्मेशन की मदद से, साइन इनवर्स एक्स की मदद से। ये तो मैंने सिर्फ एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लिखा, ये तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लागू होता है। ठीक है, अब देखो, अब ये जो एंगल ट्रेस करने का बैकवर्ड्स में जो एंगल ट्रेस करने का तरीका है, इस पे भी कुछ रूल्स बंधे हुए हैं। आप कोई भी एंगल नहीं बोल सकते, जहाँ पे आपकी मर्जी हुई कि भाई साइन 60 डिग्री बोल दूंगा कि कोई और एंगल बोल दूंगा जो कि √3/2, क्योंकि √3/2 कई बार मिलता है हमें, है ना, 0 से 360 डिग्री के बीच में। तो हर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की अपनी एक रेंज रहती है, मतलब उसका आंसर कहाँ से कहाँ तक रहना चाहिए, उसका एक दायरा रहता है ना। तो अगर आपके पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शन है, तो इनकी रेंज देखो, इनका जो एंगल रहना चाहिए ये हमेशा इस रेंज के बीच में रहना चाहिए। इनका जो एंगल है ये हमेशा इस रेंज के बीच में जाना चाहिए, मतलब इसका जो आंसर आना चाहिए, है ना, आपको इस रेंज के बीच में हमेशा आंसर देना चाहिए। ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये उसका एंडिंग पॉइंट है। मतलब जो थीटा का आप आंसर निकालोगे वो यहाँ से स्टार्ट होकर इस वाली वैल्यू तक की बीच की कोई भी वैल्यू हो सकती है ना, लेकिन इनके बाहर नहीं होना चाहिए, ये नहीं कि इसके आगे चला गया या इसके पीछे चला गया। तो ये बात का ध्यान रखना। tan इनवर्स एक्स का रहता है
कॉट इनवर्स एक्स का रहता है 0 to पाई, कोसेक का रहता है पाई/2 पाई/2। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चार्ट है। ये चार्ट आपको आपकी बुक में भी मिलता है ना। ये चार्ट के बेसिस पे ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस काम करते हैं। इस चार्ट को थोड़ा सा ध्यान ही रखना पड़ता है ना। इस चार्ट को थोड़ा ध्यान ही रखना पड़ता है और इस बेसिस पे ही ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस काम करते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्टिंग, सबसे पहले टाइप के क्वेश्चंस क्या रहते हैं। तो सबसे पहला वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आता है, वो आता है प्रिंसिपल वैल्यू निकालना। प्रिंसिपल वैल्यू निकालना। अब प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालते हैं ये ध्यान से देखिए। इसके किस टाइप के इसके क्वेश्चंस रहते हैं, एक एग्जांपल लेकर बताता हूँ। अब जैसे मान लो आपको एक क्वेश्चन दे दिया कोसेक इनवर्स 2। ठीक है, मतलब उसने आपको क्या दे दिया, उसने बोला है कि वो एंगल फाइंड करो जिसपे कि कोसेक इनवर्स 2 0 आंसर, कोसेक इनवर्स 2 आता है। आपको वो एंगल फाइंड करना है ना। तो सबसे पहले अब इसको करने का तरीका क्या रहता है, सबसे पहले आप कोसेक इनवर्स 2 को लिख लो, इज इक्वल्स टू थीटा, है ना। कोसेक इनवर्स 2 इज इक्वल्स टू थीटा। और ये देखो कि कोसेक में 2 कब आता है, कोसेक में आपके पास 2 वाली वैल्यू कब आती है। कोसेक में 2 आता है मेरे ख्याल से 30 डिग्रीज पे। कोसेक 30 डिग्री इज इक्वल टू 2। तो कोसेक इनवर्स 2 इज इक्वल्स टू 30 डिग्रीज। कोसेक इनवर्स 2 इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब ये देखो कोसेक इनवर्स की रेंज क्या है, कोसेक इनवर्स कहाँ से कहाँ तक, ये चार्ट अब काम में आता है। यहाँ से आपने जो आंसर निकाला, क्या ये आंसर इस रेंज के अंदर लाए करता है क्या, मतलब -π/2 से +π/2। -π/2 मतलब -90 डिग्री और +90 डिग्री। तो क्या +30 डिग्री इनके बीच के अंदर वाली वैल्यू है क्या, हाँ है। +30 डिग्री इस जर्नी -90 से +90 के बीच में कहीं ना कहीं +30 डिग्री वैल्यू आएगी। मतलब ये जो आंसर है, ये आंसर प्रिंसिपल वैल्यू कहलाता है। लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आंसर डिग्री में नहीं बताया जाता, इस आंसर को आपको रेडियंस में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इसको आप 30 डिग्री ना लिखकर आप इसको लिख दोगे π/6। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा π/6। तो कोसेक इनवर्स 2 का आपने प्रिंसिपल वैल्यू निकाल लिया और वो निकला π/6। इज दिस क्लियर, ये बात आई समझ में, है ना। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू निकालना, ये इस चैप्टर का सबसे पहला एक्सरसाइज और सबसे पहला टॉपिक रहता है। अब इसमें अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं, मैं बुक के क्वेश्चंस की बात करता हूँ आपके सामने। अब इसमें ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको नेगेटिव नंबर रहते हैं आपके सामने। जैसे अभी तो ये बहुत आसान था क्वेश्चन, इसमें कुछ भी नहीं था, है ना, सादा। बस ये है कि ये चार्ट ध्यान होना चाहिए। अगर आपको ये चार्ट ध्यान नहीं रहा ना, तो आप ये वैल्यू कुछ भी निकाल के रख दोगे और आपको लगेगा आपने सही आंसर निकाला। आपको ये बात हमेशा देखना है कि मैंने जो आंसर निकाला है वो इस रेंज के बीच में लाए कर रहा है कि नहीं। अगर कर रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर वो इसके बाहर है, जैसे कि ये +30 डिग्री तो अंदर है, लेकिन अगर कोई मेरे को आंसर बोल देता सर 120 डिग्री, तो 120 डिग्री -90 और +90 के बीच में तो नहीं आता, है ना। तो वो आंसर गलत हो जाता उस केस में, क्योंकि 120 डिग्री भी आपको यही आंसर देता, लेकिन वो आंसर तब गलत हो जाता। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है
कि आपका जो फाइनल आंसर है वो प्रिंसिपल वैल्यू की ये जो रेंज है इसके बीच में आना चाहिए। ठीक है, ये तो एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिया। अब एक और एग्जाम्पल लेता हूँ जहाँ से आपको ये क्वेश्चन और थोड़ा सा क्लियर होगा। ध्यान से देखो। देखो मैंने एक ले लिया cos इनवर्स -1/2। अब इस बार थोड़ा सा चेंज कर दिया। चेंज क्या कर दिया? cos इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और cos इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आगे मैंने वैल्यू लिख दी -1/2, है ना। अब ये वैल्यू जो है मेरी -1/2, इसको सॉल्व कैसे करूँगा? ध्यान से देखो। सबसे पहले ये माइनस पे ध्यान ही नहीं दूंगा, है ना। ये माइनस पे ध्यान नहीं दूंगा। सबसे पहले ये सोचूंगा कि अगर ये cos इनवर्स 1/2 होता, सबसे पहला स्टेप तो हमेशा यही लिखना है आपने, है ना। हर क्वेश्चन में ये प्रिंसिपल वैल्यू वाला कभी भी क्वेश्चन आए तो हर क्वेश्चन में आपको यही वाला स्टेप सबसे पहले लिखना है कि cos इनवर्स 1/2 इज इक्वल्स टू थीटा। ये सबसे पहला स्टेप रहना चाहिए। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1/2 -1/2 इज इक्वल्स टू cos थीटा। अब आप ये सोचो कि cos थीटा में 1/2 कब आता है? cos थीटा में 1/2 वैल्यू कब आती है? 1/2 वैल्यू cos में आती है 60 डिग्री पे, है ना। 1/2 वैल्यू आती है cos में 60 डिग्री पे, मतलब थीटा की वैल्यू हो जानी चाहिए मेरी 60 डिग्री। लेकिन अब आपके पास एक प्रॉब्लम है कि cos 60 आपको एक पॉजिटिव वैल्यू देता है ना, cos 60 डिग्री। लेकिन आपको यहाँ पे चाहिए कैसी वैल्यू? नेगेटिव। तो अब आप ये सोचो ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं ना, ऑल, साइन, टैन, कॉस। ऐसा पहला कौन सा क्वाड्रेंट है जहाँ पे कि कॉस की वैल्यू नेगेटिव आती है? तो अगर मैं ध्यान से देखूं, सेकेंड क्वाड्रेंट इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसमें कॉस की वैल्यू नेगेटिव आती है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर आपको कोई वैल्यू चाहिए तो आप उसको कैसे लिखते हो? अगर आपको सेकेंड क्वाड्रेंट की वैल्यू चाहिए तो उसको लिखते हो cos 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा। cos 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, cos 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा। तो अब आप क्या करोगे? थीटा की जगह 60 डिग्री डाल दोगे तो बन जाएगा cos 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू माइनस कॉस 60 डिग्री। मतलब cos 120 डिग्री इज इक्वल्स टू माइनस cos 60 डिग्री। दिस इज इक्वल्स टू -1/2। cos 120 डिग्री का आंसर कितना आता है? -1/2। ठीक है, तो माइनस cos 60 डिग्री आया। तो इसका फाइनल आंसर आपका कितना निकल कर आया? अब cos का आपको रेंज मालूम होना चाहिए कि भाई cos इनवर्स फंक्शन का रेंज कहाँ से कहाँ तक है। cos इनवर्स फंक्शन का रेंज है मेरा 0 to पाई। cos इनवर्स फंक्शन का रेंज है मेरा 0 to पाई। मतलब मेरा जो आंसर है cos इनवर्स 1/2 का, ये आंसर 0 से पाई के बीच में होना चाहिए। तो अब देखता हूँ मेरा आंसर 0 से पाई के बीच में आता है क्या। तो 120 डिग्री को मैं रेडियंस में अब कन्वर्ट करता हूँ। ध्यान से देखना, 120 डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करता हूँ। 120 डिग्री को अगर मैंने रेडियंस में कन्वर्ट करा तो इट बिकम्स
2π/3 और 2π/3 वैल्यू क्या 0 से पाई के बीच में, क्योंकि इसकी रेंज 0 से पाई है कॉस इन्वर्स फंक्शन की, तो 2π/3 वैल्यू क्या इसके बीच में आती है? हाँ यार, 120 डिग्री 0 और 180 डिग्री के बीच में आने वाली वैल्यू है। इसका आंसर क्या आएगा? 2π/3। इसका प्रिंसिपल वैल्यू कितना आएगा? 2π/3। आया ये बात समझ में? लेकिन इस क्वेश्चन को, ये नेगेटिव वाले क्वेश्चंस को करने के लिए आपको ये कंसेप्ट मालूम होने चाहिए, ये फॉर्मूले मालूम होने चाहिए। इन फॉर्मूलेस का मैं एक फ़ोटो आपको भेजता हूँ। ये मेरे ख्याल से आपको 11th की टेक्स्ट बुक में मिलेंगे ये फॉर्मूलेज, है ना। cos 180 माइनस थीटा, इसका मैं एक आपको फ़ोटोग्राफ भेजता हूँ, तो आपको ध्यान रहेगा कि कैसे उसमें फॉर्मूला अप्लाई करना। ठीक है, तो ये तो एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हो गया इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का।